हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम वीडियो लेकर आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो हमारी बात करेंगे आज हम एमबीपीएफ यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। गाइस अगर आप किसी तरह का फाइनेंस लेने जा रहे हैं बैंक में और अगर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि आपकी जो फाइनेंशियल हैं उनके आधार पर आपको बैंक से अमाउंट कितना मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो की हम बात करेंगे तो इसमें हम पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज कवर करेंगे, साथ में जो आर टंडन कमेटी की सिफारिशें हैं यानी कि बैंक किस तरह से इस एमबीपीएफ की कैलकुलेशन निकालता है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रीज़न क्योंकि हम लाते हैं काफ़ी सारी सब्सिडीज बैंक की फाइनेंसेस और काफ़ी सारी एक्सपोर्ट सब्सिडी के रिलेटेड रॉन। साथ में हम लोग बात करते हैं जो भी स्टार्टअप हैं उनके रिगार्डिंग हम क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एमबीपीएफ की। गाइस एमबीपीएफ आपको मैं बता दूं कि कोई भी बैंक, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, मोस्टली नेशनलाइज बैंक एमबीपीएफ को हमेशा फॉलो करते हैं और इस पॉलिसी के अंदर जो टंडन कमेटी की सिफारिशें हैं उनके आधार पर ही इस कैलकुलेशन को निकाला जाता है। जैसा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है वर्किंग कैपिटल गैप, यानी कि जो भी लोन आपको दिया जा रहा है उसके लिए देखा जाता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना है। तो शुरू करते हैं गाइस, थोड़ा सा थ्योरी बेस लेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ। Tandon Committee introduced the concept of NBPF in the working capital finance by banker. The committee suggested that banks should attempt to supplement the borrower's resources in financing the current assets. It has recommended that the current assets first should be financed by trade creditors and other current liabilities. ओके गाइस, यहाँ पर समझाने वाली बात ऐसी है कि कोई भी अगर वो फाइनेंस दिया जाएगा तो पहले ये देखा जाएगा कि आपकी जो भी करंट असेट्स हैं उन पे राइट्स किन के बन रहे हैं। तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि बैंक हमेशा देखता है कि जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, एग्जांपल के तौर पे जो सैलरी क्रेडिटर्स हैं या जो भी आपके ड्यूज़ हैं उनको पहले डिडक्ट किया जाएगा, यानी जो टोटल करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स क्या होती हैं गाइस, जैसे का स्टॉक हो गया, आपकी डेटर्स हो गए, आपका कैश, बैंक, जो भी लिक्विडिटी क्रंच है उसे हम करंट असेट्स कहेंगे। द रिमेनिंग करंट असेट्स विच इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल गैप should be financed particularly by banker in the form of the bank credit and through long term borrowing or owner funds. Guys, अब हम बात करते हैं कि जो बैंकर होगा वो देखेगा कि टोटल करंट असेट्स के अंदर से हमने इतनी करंट लाइबिलिटीज थी, यानी कि दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके अंदर करंट लाइबिलिटी में कभी भी जो बैंक के फाइनेंस हैं यानी जो बैंक फाइनेंस अब देने जा रहा है वह ऐड नहीं होगा, लेकिन पहले से अगर बैंक ने किसी ने फाइनेंस किया हुआ है जो शॉर्ट टर्म है, यानी करंट लायबिलिटी का मीन आपको पता होना चाहिए कि अगले 12 महीने के अंदर जो लायबिलिटी हमें चुकानी है वह करंट लायबिलिटी कहलाती है। तो ऐसे में जो भी करंट लायबिलिटी है उनको करंट असेट्स में से घटाकर आपको वर्किंग कैपिटल निकाला जाएगा, जिसे हम प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर समझाएंगे। इन द कॉन्टेस्ट of the approach, the committee has suggested three alternative methods of the working out of MBPF. Each successive method reduce the investment short-term bank credit finance. गई सबसे पहले जो मेथड है हम बात करते हैं 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। ओके गाइस, तो हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और हमने एक कंपनी के लिए बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर आपकी टोटल करंट असेट्स ही हम लोगों ने जो ये एक्चुअल डेटा है ये आपका एस्टिमेटेड है और ये प्रोजेक्टेड है, आप देख पा रहे हैं गाइस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये करंट असेट्स है जो कि टोटल करंट असेट्स हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है करंट लायबिलिटी और दोस्तों साथ के साथ हमने मेंशन भी किया है अदर देन करंट बैंक बोरोइंग, यानी कि हम लोग इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बता दूं हम लोग 3 CR का फाइनेंस करने जा रहे हैं जिसके अंदर 1 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है और 2 CR के आपके टर्म लोन है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो करंट लायबिलिटी है उसमें वर्किंग कैपिटल को इंक्लूड नहीं किया है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है आप देख पा रहे हैं, इन द फर्स्ट मेथड 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल
गाइस आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल का मीन क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मीन होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप है 216 लाख, यानी 2 करोड़ 16 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ रही है, जिसे वर्किंग कैपिटल गैप कहेंगे। तो एज पर टंडन कमेटी गाइस यहाँ पे दो फॉर्मूले ही ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, यानी 2 करोड़ 16 लाख का 25% अमाउंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने सिर्फ 25% ने फॉर्मूला भी लगाया हुआ है, B11 × 25%, तो 54.17, यानी 25% वर्किंग कैपिटल गैप को और लेस करना है। गाइज आप देख पा रहे हैं CA माइनस CL इंक्लूडिंग बैंक बोरिंग। तो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, जो 25% है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगा। आप नोटिस कीजिएगा कि टोटल आपके पास मान लीजिए लिक्विडिटी 3 करोड़ और 9 लाख रुपए की है। 92 लाख रुपए के आपके 92 लाख रुपीज की आपकी इस साल की देनदारी है, तो जो कि आपने हम उसको लाइबिलिटी बोलकर हम 3 करोड़ 9 लाख में से 92 लाख रुपए घटा देते हैं। तो गाइस आज हमारे हाथ में लिक्विडिटी बचती है 2 करोड़ 16 लाख, यानी 2 करोड़ 16 लाख रुपीज की हमारी वर्किंग कैपिटल गैप है। दैट्स मीन इतना हमारे पास लिक्विडिटी अमाउंट बचा हुआ है, हम एक साल के अंदर जितना रीपे कर सकें। तो दोस्तों अब बैंक कहता है कि इसमें से एक काम कीजिए, आप 25% अमाउंट और घटा लीजिए। इसके पीछे रीजन क्या है कि हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हों जो इस साल ही चुकानी पड़ जाएं। जैसा कि हम लोग इसके अंदर पढ़ लेते हैं, इन द फर्स्ट मेथड 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय borrower through long term fund and remaining 75% can be financed from bank borrowing. Guys, this method will be given minimum current ratio of 1.17. गाइस एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि एक करंट रेशियो होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं तो जानते होंगे, करंट असेट्स ऑन करंट लायबिलिटी, यानी 1 रुपये पे 1 रुपये 17 पैसे के बराबर आपकी करंट असेट्स होनी चाहिए एज पर फर्स्ट मेथड गाइस। ओके, तो जो सेकंड मेथड है उसके अंदर आपका करंट रेशियो 1.33 होना चाहिए। तभी बोला जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हैं उसमें करंट रेशियो का आप बहुत ध्यान रखें। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, एक बार आप करंट रेशियो का फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको। दैट्स इज यस गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरी बनाई हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर मैंने हर तरह से करंट रेशियो का फॉर्मूला है उसको फॉलो किया है। यहाँ पर 1.33 का CR आप नोटिस कर पा रहे हैं। कोई भी मेरे आगे की जो एनालिसिस हैं उनमें मैंने रूल को ब्रेकआउट नहीं किया है, तो यह मेरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आगे एक्सेसिबल है और अलाउड होगी। ओके गाइज, आप देख पा रहे हैं दैट्स मीन कि 1.17 का तो रेशो है ही है, लेकिन 1.33 को हम लोग हमेशा मान के चलते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड के थ्रू, यानी हमें कि हम लोग बात करते हैं एस्टिमेटेड, यानी आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज डेट आप देख पा रहे हैं 26 मई है और हम वीडियो आज 26 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग 21-22 के लिए इस कैलकुलेशन को निकालेंगे तो आप 5 करोड़ 16 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं सेकंड मेथड की। अंडर द सेकंड मेथड द बोरोवर शुड बी प्रोवाइड 25% ऑफ टोटल करंट असेट्स थ्रू लॉन्ग टर्म फंड। ओके गाइस, दैट्स मीन कि आपका मोटा मोटा सा हम बात करें तो हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल इंटू 75%, और हम बात करें करंट असेट्स की इंटू 75%। ओके गाइस, अब इसके अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखा देते हैं कि under this method the borrower should provide 25% of the total current assets through long term funds and this will give a current ratio 1.33। okay guys, 25% of total current assets, total current assets आप देख पा रहे हैं कितनी है यहाँ पर, हम देख लेते हैं 20, हमने लगाया हुआ है C7, दैट इज C7, यह है C7, और आप निकाल रहे हैं C7 का 25%। तो गाइस टोटल करंट असेट्स, यानी कि आप टोटल करंट असेट्स का 75%, ओके,
हम लोग एक कैलकुलेशन निकाल के देख लेते हैं वापस से। ओके गाइस, ठीक है, हमारा रेशियो बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल, दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप, दैट इज ओके। ठीक है गाइस, हमारा बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल सही है यहाँ पर। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो 25% अमाउंट है टोटल करंट असेट्स का, ये है आपको कहाँ से वापस से वही वर्किंग कैपिटल गैप से डिडक्ट करना है। यानी दोनों जो कैलकुलेशन है उनमें अंतर क्या है कि फर्स्ट कैलकुलेशन के अंदर तो नेट, अगर आप सीधा सीधा बात करें, वर्किंग कैपिटल गैप का 75%, और दूसरे सेकंड मेथड में अगर हम बात करें तो टोटल करंट असेट्स जो 25% निकाला है टोटल करंट असेट्स का, वो आपको वर्किंग कैपिटल गैप में से घटाना है। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर। अब गाइस, इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ रेशियोज आपको मैं बता देता हूं, जो कि अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले है करंट असेट्स रेशियो, सीआरआर। ओके गाइस, सीआरआर आपको 1.33 फॉलो करना है। एक रेशियो होता है गाइस आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यह 1:4, यानी आपको 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर 4 रुपए से ज्यादा का आप लोन नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1 रुपए आपकी जो डेप्ट है, यानी डेप्ट यानी आप बाहर से जो भी फंडिंग ले रहे हैं, वो आपके 4 रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो गाइज, इस तरह से आपने सीखा होगा कि आपको किस तरह से एमबीपीएफ की कैलकुलेशन करनी है। तो वापस चलते हैं, हमारे हम सेकंड मेथड भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका करंट रेशियो को ध्यान रखना है, 1.33 ही आपको कैलकुलेशन में हमेशा कैलकुलेट करके रखना है। तो गाइज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।